हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 6। और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। बात करें तो आपका ये जो टॉपिक है मीनिंग ऑफ मोनोपोली, वो आपको एग्जाम में 1 मार्क के अंदर देखने को मिल सकता है। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है 5 मार्क की। ठीक है, और ये काफी आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है। आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जिसकी वजह से आपको टाइम टू टाइम हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। और यहाँ पे मैं आपको सारा स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसमें आपका ही नुकसान है, बिकॉज जब तक आपका 11th-12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ मोनोपोली क्या है। मोनोपोली तो देखो, इकोनॉमिस्ट जो है वो कंसीडर करते हैं परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को एक कंप्लीटली अपोजिट थियरी, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों अपोजिट है। ठीक है, मोनोपोली थोड़ा इमेजिनरी कंसेप्ट है। इमेजिनरी कंसेप्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज रियलिटी के अंदर आपको मोनोपोली ना बहुत कम देखने को मिलती है। अब बात करें मोनोपोली होता क्या है, आपने बहुत सी बार ये वर्ड सुना होगा मोनोपोली मोनोपोली, बट आज मैं आपको इसका एक्चुअल मीनिंग बताने वाला हूं। तो देखो, मोनोस का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 1 मार्क के अंदर भी पूछा जा सकता है कि मोनोपोली कौन से वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। तो वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसमें मोनोस का मतलब होता है सिंगल और पोलिन मतलब होता है सेलर। तो एक ऐसा मार्केट जहां पे सिंगल सेलर हो, सिर्फ बेचने वाला एक ही जन हो, ऐसे मार्केट को अपने क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चेम्बरलिन क्या कहते हैं, व्हेन द प्रोडक्ट सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल एंटरप्राइज इट इज कॉल्ड मोनोपोली। कि जब पूरे मार्केट में एक ही ऐसा पर्सन हो जो मार्केट में चीज को बेच रहा हो, उसके अलावा और कोई नहीं बेचता, तो उसको अपने बोलते हैं मोनोपोली। उस मार्केट में जो सप्लाई है वो कंट्रोल किया जा रहा है एक ही पर्सन के द्वारा, जिसको मोनोपोली कहते हैं। एक मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मेरे को बताओ ऐसा कौन सा बिजनेस है इंडिया के अंदर जिसकी मोनोपोली है। ठीक है, ऐसा कौन सा सेक्टर है या ऐसा कौन सा बिजनेस है जो प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी चला रहा हो। एक बार 1 मिनट थोड़ा निकालो, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसका मोनोपोली है पूरे इंडिया में, कि हमारे पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मेरे को वो चीज खरीदनी है तो मैं वहीं से ले सकता हूं, उसके अलावा मैं कहीं और से नहीं ले सकता। सोच लिया? अब मैं आपको आंसर बताता हूं। इंडिया में एक ऐसा बिजनेस है जो गवर्नमेंट चलाती है, जिसको बोलते हैं रेलवे। रेलवे जो है उसकी मोनोपोली है पूरे इंडिया में। क्या आपने कभी सुना है कि मेरे को अगर ट्रेन से जाना है तो मैं टाटा की, रिलायंस की या अदानी की ट्रेन में जा रहा हूं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पे पूरा गवर्नमेंट ने मोनोपोली करके रखा हुआ है कि अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, इंडियन रेलवे। आप उसी से बुकिंग करा सकते हो, सब कुछ उसी से करवा सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया मोनोपोली का। बाकी आपको कहीं कहीं एक छोटे गांव में या एक शहर में भी मोनोपोली देखने को मिल सकती है। आगे मैं जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको इसके काफी सारे एग्जांपल दूंगा और आपको ये लेक्चर पढ़ने में भी काफी मजा आएगा। चलिए तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। तो मोनोपोली में टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है ओनली वन प्रोड्यूसर और सेलर एंड न्यूमरस बायर। दूसरा है एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तीसरा है रिस्ट्रिक्शन ओवर एंट्री ऑफ न्यू फर्म। चौथा है कंट्रोल ओवर द प्राइस और सेल्स। पांचवा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड फर्म इज इंडस्ट्री। तो इस तरह से टोटल 7 पॉइंट है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो 5 मार्क्स के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो प्रिपरेशन अच्छे से करके जाना। और मैं हमेशा कहता हूं, इस बार भी कह देता हूं, कि इसके हेड पॉइंट्स तो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अंदर आप लोग बना के भी लिख लोगे ना तो एक टाइम पे चल जाएगा, बट हेड पॉइंट मस्ट एसेंशियल, अच्छे से आप याद कर लेना और एग्जाम में इसके हेड पॉइंट्स तो लिख के ही आना। देखो, इसका मैं तरीका भी बता देता हूं, एग्जाम में पेपर कैसे लिखा जाता है। तो स्पेसिफिकली आप कॉमर्स फील्ड में आए हो तो आपको पता भी होनी चाहिए क्या कैसे लिखा जाता है। तो जैसे 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप लोग ना सारे हेड पॉइंट्स लिख लो पहले
पहले, ठीक है। सारे हेड पॉइंट्स लिख लोगे तो इससे चेकर को ये पता चल जाएगा कि इसको सारे हेड पॉइंट्स याद हैं। फिर आप लिखना चालू करो पेपर। अब डिपेंड करता है कि आप कितने पेज लिखना चाहते हो। जैसे 5 मार्क का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें अप्रोक्स 2 पेज जितने लिखे जाते हैं, तो आप लोग 5 पॉइंट लिख के 2 पेज आराम से बढ़ सकते हो, 5 या 6 पॉइंट लिख करके। तो एक्सप्लेन 5 या 6 पॉइंट करो, बट हेड पॉइंट्स तो क्या करो, सारे लिखो, तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी स्ट्रेटेजी टिप दी कि कैसे पेपर लिखा जाता है, ठीक है। एक एक करके मैं समझाना स्टार्ट करता हूं। और एक और चीज मैं आपको रियलाइज करवाना चाहता हूं कि पूरे YouTube पे इतना प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने वाला कोई भी चैनल नहीं है जो इकोनॉमिक्स और OCM और बाकी के जो सब्जेक्ट्स है वो अच्छे से एक्सप्लेन करता हो। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा ये वीडियो आपके फ्रेंड्स तक सब तक पहुंचाइए, जिसकी वजह से हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना सके, ठीक है। जस्ट आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, एक सब्सक्राइब करना है, तो उसमें आपका क्या ही चला जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो देखते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। तो पहली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओनली वन प्रोड्यूसर और सेलर एंड न्यूमरस बायर्स। देखो जनरली जो मोनोपोली होता है ना, उसके अंदर एक ही सेलर या प्रोड्यूसर होता है कोई उस प्रोडक्ट का, जो पूरे मार्केट के सप्लाई को क्या करता हो, कंट्रोल करता हो, और पूरे मार्केट की जो प्राइस है ना उसको भी कंट्रोल करता हो। क्योंकि सीधी सी बात है, पूरे मार्केट में एक ही जन वो चीज बेच रहा है, तो उसकी इच्छा कि वो किस प्राइस में बेचना चाहेगा। और देखो लोगों के पास तो ऑप्शन भी नहीं है, लोगों के पास वही चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी अगर उसकी मोनोपोली है तो। एंड प्रोड्यूसर और सेलर कैन डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सो ही इज नोन एज द प्राइस मेकर ऑफ द मार्केट। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि मोनोपोली में जो सेलर होता है वो कौन कैसा होता है, प्राइस मेकर होता है या प्राइस टेकर होता है, कैसा होता है। तो याद रखना, जो परफेक्ट कंपटीशन है ना उसमें जो सेलर होता है वो प्राइस टेकर होता है, और इसमें प्राइस मेकर होता है, वो खुद प्राइस डिसाइड करता है कि आपको उसको किस प्राइस में बेचना है, ठीक है। आगे बात करें, व्हेन देयर आर काउंटलेस बायर इन द मार्केट। बहुत सी बार क्या होता है पता है, प्रोडक्ट के बहुत सारे बायर्स होते हैं, तो जो इंपॉर्टेंस है सिंगल बायर का, एक बायर का, वो ना के बराबर है। और बहुत सी बार कंपटीशन भी देखने को मिलती है कस्टमर्स के बीच में मोनोपोली के अंदर। जैसे आपको एग्जांपल दूं, दिवाली के टाइम पे आपने देखा होगा कि रेलवे की जितनी भी ट्रेन, रेलवे में जितनी भी ट्रेन है वो सारी पैक हो जाती है, ठीक है। उसमें बायर्स में कंपटीशन लगता है, सब लोग फटाफट मोबाइल लेके बैठते हैं कि कौन पहले बुकिंग करवा दे। और ऐसा मैं आपको एग्जांपल कहीं ना कहीं आईफोन का भी दे सकता हूं कि आईफोन का जब कोई नया मॉडल आता है ना, तो उस बायर्स जो है, कस्टमर्स जो है, वो रेस लगाते हैं कि कौन पहले खरीदे, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो आईफोन है ना वो कहीं ना कहीं मोनोपोली अपने क्रिएट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरे को एंड्रॉइड के अलावा कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना है तो सिर्फ एक iOS है, ठीक है, जो एप्पल देता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। द बायर दस कैन नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो बायर इतना छोटा माना जाता है ना कि बायर उस प्रोडक्ट की प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे जो सेलर होता है वो खुद डिसाइड करता है प्राइस को। क्लियर। चलो नेक्स्ट नंबर 2, एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखो ज्यादातर इस मार्केट में ज्यादातर क्या, हमेशा ही आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स देखने को नहीं मिलेगा। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये पेन है, तो ऐसी की ऐसी पेन बेचने वाले और लोग आपको नहीं मिलेंगे अगर इस पेन के कंपनी की मोनोपोली है तो, ठीक है। अब जैसे इंडियन रेलवे है, तो क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या, नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे को कोई और कंपनी की ट्रेन से जाना है तो मैं नहीं जा सकता। एंड देयर मे बी रेयर पॉसिबिलिटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल। हाँ, उसके जैसा थोड़ा बहुत सिमिलर मिल सकता है, बट सेम टू सेम ऐसा तो नहीं मिलेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, अगर मान लो कि रेलवे की टिकट मेरे को खरीदनी है एक स्पेसिफिक कंपनी की, एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक लोकेशन की, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक ही ऑप्शन है, इंडियन रेलवे, उसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं सब्स्टिट्यूट या सिमिलर प्रोडक्ट को खरीद पाऊं। हाँ, पर ये कर सकता हूं, ये पॉसिबिलिटी है कि मैं ट्रेन को छोड़ के एयरप्लेन या तो फिर रोडवे से ट्रांसपोर्ट करूं सेम लोकेशन पे सेम टाइम पे, ठीक है। तो मैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बदल सकता हूं, पर जिसको हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे मैंने टोटली प्रोडक्ट ही बदल दिया, बट मेरे को सेम चीज, सिमिलर चीज अगर करनी है तो पॉसिबल नहीं है मोनोपोली के अंदर। तो इसको ही बोलते हैं एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट है नंबर 3, रिस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। तो इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन, तो देखो इस मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही फर्म है जिसका एग्जिस्टेंस है, एक ही सेलर है जो पूरे मार्केट को गुड्स बेच रहा है, या जो भी है वो सर्विस दे रहा है, गुड्स बेच रहा है, ठीक है। एंड इट इज इम्पॉसिबल टू एंड द मोनोपोली। अब देखो उसकी मोनोपोली को खत्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है, बट
खत्म हो सकती है, बट ये डिफिकल्ट प्रोसेस है क्योंकि जो सेलर है ना वो लंबे समय से अपनी मोनोपोली जमा के बैठा हुआ है, ठीक है। और कंपटीशन की एब्सेंस की वजह से वो या प्राइस कंट्रोल करता है। प्राइस कंट्रोल करेगा तो वो ज्यादा प्राइस भी रख सकता है। बहुत सी बार इंडियन रेलवे वाले ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे उनको एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। मतलब कि एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट और उससे ऊपर होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा खासा फायदा इन लोग को हो जाता है। एंड इवन दो देयर इज अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने के बावजूद अदर फर्म्स कैन नॉट इजीली एंटर द मार्केट। अब ऐसा होता है कि एक फर्म की इतना अच्छा प्रॉफिट कर रहा है तो उसका कंपटीशन आ ही जाता है, पर मोनोपोली में ऐसा नहीं है। अगर वो कितना भी अच्छा प्रॉफिट क्यों ना कर रहा हो, कोई उसका नेक्स्ट कंपटीटर आ ही नहीं सकता, ठीक है। एंड द मोनोपोली रिस्ट्रिक्ट न्यूअर फर्म्स बाय फैक्टर्स लाइक, और मोनोपोली में नई फर्म को आने का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, जैसे कि नेचुरल लॉ, स्किल्स, एक्सपीरियंस, इन सब चीजों की बेसिस पे एक रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं। देन बात करें नंबर 4। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंट्रोल ओवर द प्राइस और सेल्स। तो इसमें क्या देके रखा है कि अगर मान लो कोई सेलर है जो मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहता है, ठीक है, तो उसको सप्लाई पे कंट्रोल करना पड़ेगा। पर एक चीज याद रखना कि कोई भी सेलर प्रॉफिट और सेल्स यानी सप्लाई दोनों पे कंट्रोल नहीं रख सकता। एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं, टू सेल लेस यूनिट और प्रोडक्ट द फर्म गेट्स हायर प्राइसेस। अगर मान लो वो चाहता है कि वो कम प्रोडक्ट बेचे तो वो ज्यादा भाव रखे, ठीक है। अगर वो चाहता है कि वो ज्यादा प्रोडक्ट बेचे, ज्यादा प्रॉफिट करे, तो उसको अपनी प्राइस कैसी रखनी पड़ेगी, उसको अपनी प्राइस लोअर रखनी पड़ेगी, कम से कम रखनी पड़ेगी। एंड टू सेल लार्ज नंबर ऑफ यूनिट, और वो ज्यादा बेचना चाहता है, ज्यादा प्रॉफिट करना चाहता है, तो हाई प्राइस से वो चीज पॉसिबल नहीं है, उसको अपना भाव कम रखना पड़ेगा। अगर मान लो इंडियन रेलवे चाहती है कि उसकी सारी, वैसे तो सारी पैक ही हो जाती है ट्रेन, बट अगर वो चाहती है कि, और उसने मान लो 10-15 ट्रेन और निकाली, ठीक है, जो अभी खाली है, उसको पैक करना चाहती है, तो वो प्राइस जैसे ही गिराएगी ना, वैसे ही लोग उस ट्रेन की जो टिकट्स है वो खरीद लेंगे। बोलो क्लियर हुआ? तो अल्टीमेटली अगर कोई सेलर ज्यादा प्रॉफिट करना चाहता है, या हम कहेंगे ज्यादा सेल्स करना चाहता है, तो उसको अपनी प्राइस कम रखनी पड़ेगी, और कम बेचना चाहता है तो प्राइस ज्यादा रखे। क्लियर है ना? बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट है नंबर 5, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो, एक मोनोपोली मार्केट होता है ना, जहां पे प्रोड्यूसर और सेलर सेम होते हैं, जो बेच रहा है वही बना रहा है, जो बना रहा है वही बेच रहा है, ठीक है। और जो सेलर है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है, एंड विदाउट एनी कंपटीशन इन शॉर्टर एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देखो,
कंपटीशन कुछ भी नहीं है, चाहे शॉर्ट पीरियड हो या लॉन्ग पीरियड हो, कंपटीशन जरा भी नहीं होती, जिसकी वजह से उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन होता है, फायदा होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। और द सेलर कैन पुट हाई प्राइस, अब देखो सेलर जो है वो ज्यादा प्राइस रखेगा, सीधी सी बात है, उसका जो टोटल खर्चा हो रहा है उससे काफी ज्यादा प्राइस रखता है, जिसकी वजह से उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने को मिलता है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करता है जो मोनोपोली सेलर होता है वो। नेक्स्ट बात करें तो नंबर 6, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव करना, ठीक है। प्राइस के अंदर भेदभाव आपको देखने को मिल सकता है। से फॉर एग्जांपल देखो, अब मार्केट के अंदर कंपटीशन नहीं है, सेलर अलग अलग प्राइस डिसाइड कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, डिपेंड्स ऑन द कस्टमर, ठीक है। सेम प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस वो डिसाइड कर सकता है उसके यूजर फॉर्म के हिसाब से, ठीक है। जैसे कोई सेलर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। जैसे एग्जांपल एक डॉक्टर, जैसे मान लो एक गांव है, ठीक है, उस गांव के अंदर सिर्फ एक ही डॉक्टर है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि वो अमीर इंसान से ज्यादा चार्ज ले और गरीब इंसान से वो ना ले या बहुत कम चार्ज ले, ठीक है। वो अपने मर्जी के हिसाब से अपने प्राइस को डिसाइड कर सकता है, कभी उसकी जो कंसल्टिंग फीस है या जो सर्विस दे रहा है उसकी फीस ज्यादा भी रखे, कभी कम रखे, तो उसकी मर्जी के हिसाब से चल सकता है, क्योंकि उसको पता है कि लोगों को मेरे पास ही आना है, अगर उस गांव में कुछ भी किसी को होता है तो उसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं लोगों के पास, ठीक है। अगर उनको शहर जाना पड़ेगा या दूसरे गांव जाना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी या कुछ भी है, तो दैट्स वाई उसकी मोनोपोली है और वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। बोलो क्लियर हो गया ना? बहुत बढ़िया एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट बात करें, लास्ट पॉइंट है नंबर 7, फर्म इज इंडस्ट्री। तो देखो, आइडियली कोई भी फर्म होती है ना, वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती है प्रोडक्शन का, एंड वाइल द इंडस्ट्री इज द कलेक्शन ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सेम प्रोडक्ट्स। बहुत सी बार एक फर्म खुद इंडस्ट्री बन जाती है, और जो इंडस्ट्री होती है वो कलेक्शन ऑफ फर्म्स होती है। सोचो, एक अकेली फर्म इतना बड़े लेवल पे चली जाती है ना मोनोपोली में, कि वो खुद एक इंडस्ट्री बन जाती है। जैसे एग्जांपल दे रेलवे, तो रेलवे खुद इंडस्ट्री बन चुकी है, ठीक है। थी तो पहले फर्म छोटे लेवल से स्टार्ट हुई थी, बट आज की डेट में वो खुद इंडस्ट्री बन चुकी है, इतनी बड़ी हो चुकी है। एंड हाउएवर इन मोनोपोली द प्रोड्यूसर एंड सेलर आर सेम, प्रोड्यूसर और सेलर सेम है, सो द कलेक्शन ऑफ फर्म्स आल्सो कंसीडर अ सिंगल फर्म। और वो अकेली फर्म ही ऐसा माना जाएगा कि खुद इंडस्ट्री है, कलेक्शन ऑफ फर्म भी वो खुद ही है, ठीक है। रेलवे खुद ही एक इंडस्ट्री बन चुकी है, दैट्स व्हाई हम कहेंगे फर्म इज इंडस्ट्री। वो इतने बड़े लेवल पे ग्रो हो जाती है कि वो खुद एक इंडस्ट्री बन जाती है। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मोनोपोली की और मोनोपोली होता क्या है। उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाए, जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।